गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? पहले हम पढ़ रहे थे क्या? फ्लूइड बैलेंस और इम्बैलेंस। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस। मतलब पहले हम द्रव का असंतुलन पढ़ रहे थे, अभी हम किसका असंतुलन पढ़ेंगे? सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन पढ़ेंगे, जिसके अंदर कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, जब मैंने बताया था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल या संतुलन मात्रा में रहते हैं। अब अगर उनमें भी कमी और ज्यादा वाली कंडीशन आ गई तो वो ही क्या कहलाएगी? असंतुलन की स्थिति कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या कहलाना? या तो कमी हो जाना या फिर अति हो जाना, वो ही सिचुएशन क्या कहलाती है? असंतुलन। इतनी देर या पीछे की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पानी की, द्रव की मात्रा का संतुलन और असंतुलन। यहां हम किसका असंतुलन पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर संतुलन की बात करें तो इसके अंदर आपको असंतुलन से पहले इनका संतुलन देखना है, मतलब नॉर्मल इनकी मात्रा देखनी है। तो पहला होता है सीरम सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा क्लोराइड, चौथा होता है कैल्शियम। ऐसे और भी होते हैं मैग्नीशियम। मतलब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। समझ में आया? तो सोडियम का जो नॉर्मल वॉल्यूम या मात्रा देखेंगे वो कितनी होती है? 135 से 145। पोटेशियम की कितनी होती है? 3.5 से 5.1। और क्लोराइड की कितनी होती है? 98 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम की कितनी होती है? 9 से 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आ रहा है? कितनी होती है? मिली इक्विवेलेंट, mg पर dl, मिलीग्राम पर dl। समझ में आ रहा है? कैल्शियम की जो नॉर्मल मात्रा वो कितनी होती है? 9 से 11 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या होते हैं? इनकी मात्राएं होती हैं। और वहीं अगर हम लोग मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम की कितनी होती है? 1.2 से 1.6। कितनी होती है? 1.2 से 2.6 mg पर dl। इज दैट क्लियर? ये सारी क्या होती है? नॉर्मल मात्राएं या वॉल्यूम होता है किसका? इन इलेक्ट्रोलाइट्स का। सोडियम का कितना? 135 से 145। पोटेशियम का कितना? 3.5 से 5.1। क्लोराइड का कितना? 98 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम का कितना? 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और मैग्नीशियम का कितना? 1.2 से 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इनमें असंतुलन, ये तो संतुलन वाली स्थिति है। असंतुलन कब आएगा? जब हमारे ब्लड में या तो इसकी कमी हो जाए, या 135 से कम होना या 145 से ज्यादा होना, ये हो गया असंतुलन। यहाँ 3.5 से क्या होना? कम होना, या 5.1 से ज्यादा होना। यहाँ 98 से कम, 106 से ज्यादा। यहाँ 9 से कम, 11 से ज्यादा। मतलब अगर ये अपनी नॉर्मल वॉल्यूम से ब्लड में अगर कम मिले तो उसी स्थिति को आप क्या बोलते हो? असंतुलन। समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में अगर ये इलेक्ट्रोलाइट या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो? असंतुलन। अब कितने से ज्यादा और कितने से कम, तो आप नॉर्मल वैल्यू मात्रा याद रखो कि नॉर्मल कितनी है। अब इस नॉर्मल से ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम, नॉर्मल से कम होगी तो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? सामान्य स्तर है, बड़ी सामान्य स्तर में अगर कोई उतार चढ़ाव आएंगे तो उसी को आप क्या बोलते हो? असंतुलन। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करें, पहला जो हमारे पास क्या था इलेक्ट्रोलाइट था, वो कौन सा था? सोडियम। सोडियम की अगर हम लोग नॉर्मल वॉल्यूम देखेंगे तो वो कितनी आई थी? 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट। कितनी आई थी? 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट।
अब ये 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट क्या थी इसकी? नॉर्मल वॉल्यूम थी। समझ में आया? ये तो नॉर्मल वॉल्यूम है। जब शरीर का सीरम सोडियम लेवल इतने से कम हो जाए, समझ में आ रहा है? ये क्या है? सोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ। नेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? सोडियम। समझ में आ रहा है? क्या है? हम सोडियम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ा है? सोडियम का लेवल अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आ जाता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया का मतलब सोडियम और हाइपो का मतलब कम। समझ में आया? हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी कब होगी? जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड में सोडियम की मात्रा 135 से कम हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोनेट्रीमिया। कारण क्या होता है? या तो हमने नमक कम लिया, उल्टी दस्त हुई ना, तो उस दौरान सोडियम ज्यादा बाहर निकल गया। जब उल्टी दस्त होते हैं तो उसमें नमक है वो ज्यादा बाहर निकलता है। अगर हमने अत्यधिक, हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, आपको पसीना भी पता है क्या होता है? कड़वाई मतलब ऐसे लग रहा है ना, जो नमक की मात्रा पसीने में ज्यादा होती है, तो जितना ज्यादा पसीना निकलेगा नमक भी हमारे शरीर से उतना ही ज्यादा निकलेगा। शरीर अगर जल गया हो तो पानी के साथ में नमक भी बाहर निकलेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो क्या हो? कम बन रहा हो। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कम बन रहा हो, और कंजेस्टिव हार्ट फेल, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेल हो गया हो, तो ये ऐसी सारे कारण हैं जो क्या करते हैं? सोडियम का लेवल बढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? कौन कौन से कारण? नमक कम लिया, सोडियम का जो बढ़ाने वाला हार्मोन था, रोक के रखने वाला वो हार्मोन एल्डोस्टेरोन कम बना, हमारी बॉडी से पसीना बहुत ज्यादा निकलने लग गया, अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट फेल हो गया, तो ये सारी वो स्थितियां आती हैं जो इंसान को, अगर उल्टी दस्त भी ज्यादा हो रहे हैं तो भी वो क्या करेंगे? पानी के साथ साथ सोडियम को बाहर निकालेंगे। तो ये सारी सिचुएशन क्या करती हैं? हमारी बॉडी में सोडियम का जो स्तर 135-45 था, अब वो उतना ना रह के 135 से कम हो गया है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? हाइपोनेट्रीमिया। समझ में आया? इसको आप क्या बोलते हो? हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट, अगर हम इसके किसकी बात करें? मैनेजमेंट की बात करें। भाई हो तो गया सोडियम का लेवल कम, ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? अरे भाई कमी आ गई है किसकी? सोडियम की। कहाँ पे? ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो हम उसको क्या करेंगे? उसके कारण के आधार पर ही हम इसका उपचार करेंगे। यदि हाइपोनेट्रीमिया का कारण अत्यधिक द्रव आयतन हो तो दिए जाने वाले फ्लूइड की मात्रा कम कर देनी चाहिए। अरे अगर शरीर के अंदर पानी ज्यादा हो मान लो, तो उस पानी को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। अरे नमक हमेशा साथ पानी लेके जाता है, पर पानी नमक को नहीं ले जाता है। नमक पानी को अपना दोस्त समझता है, बट जो पानी है वो अपना दोस्त नहीं समझता, उसको दुश्मन समझता है। तो पानी अकेला रहना खुश है वो अकेला रह के, बट नमक कभी अकेला नहीं रह सकता, उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो अगर मान लो हाइपोनेट्रीमिया का कारण क्या हो? पानी ज्यादा हो, तो क्या कर दो? फ्लूइड की मात्रा कम कर दो। सिर्फ रोगी को कितना देना चाहिए प्रतिदिन? 1 लीटर पानी ही देना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरा, गंभीर तथा तीव्र हाइपोनेट्रीमिया के मामलों में इंट्रावीनस द्रव द्वारा सोडियम संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम उसको नॉर्मल सैलाइन देते हैं। इस 0.9% में क्या होता है? नमक सबसे ज्यादा होता है। 0.9% नॉर्मल सैलाइन जो होता है NaCl, जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्या होता है? ज्यादा होता है। ये क्या करेगा? नमक का बैलेंस बनाएगा। नमक का बैलेंस बनाएगा तो सोडियम का लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या देंगे? रिंगर लैक्टेट देंगे। तो ये अगर ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई हो, बहुत ही कमी आ गई हो किसकी? सोडियम की, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल सैलाइन ड्रिप चढ़ाएंगे।
या रिंगर लैक्टेट की ड्रिप चढ़ाएंगे। अधिक गंभीर मामलों में हाइपरटोनिक सलाइन भी क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। अगर ज्यादा गंभीर मामले हैं, अब ज्यादा गंभीर मामलों में आपको पता है हाइपरटोनिक वाले में क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आ रहे थे ना, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे थे, लॉस है वो ज्यादा हो रहे थे, तो उस दौरान हम लोग क्या कर रहे थे, हाइपरटोनिक सलाइन का भी उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वन, अगर क्या होगा हाइपोनेट्रीमिया का कारण क्या हो, उल्टी दस्त हो, तो भी इनका उचित उपचार करना चाहिए। तो भाई कारण क्या है हाइपोनेट्रीमिया का, उसी कारण के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। पानी की अधिकता अगर कारण है तो पानी कम भी लो, नमक कम ले रहा है तो उसको नमक ज्यादा दो। कैसे, सोडियम नॉर्मल सलाइन के थ्रू और रिंगर लैक्टेट के थ्रू। अगर उल्टी दस्त की वजह से कमी आ रही है तो उल्टी दस्त का ट्रीटमेंट करो, तो कारण पता करो और उस कारण के आधार पर ही आप उसका उपचार करो। ये कंडीशन क्या होती है, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे हाइपरनेट्रीमिया, पहला पढ़ लिया हाइपो, अभी क्या है हाइपर। अरे हाइपो के अंदर तो क्या हो गई थी, कमी आ गई थी, किसकी, सोडियम की। यहाँ हाइपर है तो हाइपर में क्या आ गया, सोडियम का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कितने से, 145। जहां 135 से कम हो रहा था वो हाइपो में था, अभी 145 से ज्यादा है तो वो हाइपर में है। कारण क्या है, ज्यादा नमक ले लिया, जल और तरल मतलब नमक पानी है वो आपने कम मात्रा में पिया। अगर बुखार हो गई हो तो पानी का वैसे भी लॉस हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन हो गया हो, दस्त लग रहे हैं उसको पतले और वॉमिटिंग हो रही हो, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है। अरे गाढ़े दस्त और पतले दस्त में फर्क है। गाढ़े दस्त में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस होते हैं, जबकि पतले दस्त में पानी की कमी ज्यादा आती है। समझ में आ रहा है, पानी का जैसा अगर उसको डायरिया हो रहा है तो उसमें नमक कम बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम बाहर निकलेंगे, क्या निकलेंगे, पानी ज्यादा बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो ये सारे क्या हो गए, हाइपरनेट्रीमिया के अंदर इंक्लूड हो गए। क्या 145 से कम ज्यादा लेवल होना, 145 से ज्यादा लेवल होना सोडियम का क्या कहलाता है, हाइपरनेट्रीमिया। क्या कारण है, वहां नमक कम लेते हैं, यहाँ नमक ज्यादा ले रहे हैं, पानी का सेवन कम कर रहे हैं और उसको पतले दस्त हो रखे हैं, संक्रमण हो गया, बुखार हो गई है। ये सारे क्या हो गए, इसके कारण हो गए। अब अगर यहाँ इसके भी उपचार की बात करें, वहां हम लोग क्या दे रहे थे भाई, आईवी बोतल चढ़ा रहे थे ना, किसकी, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट की। यहाँ पे क्या करें, यदि रोगी का सोडियम युक्त खाद्य पदार्थ क्या कर देना है, कम देना है। अरे उसको वो खाद्य पदार्थ नहीं देने जिनमें सोडियम ज्यादा हो, समझ में आ रहा है, उसको वो चीजें सारी हटानी है जिनके अंदर नमक ज्यादा हो। यदि हाइपरनेट्रीमिया का कारण जल की हानि है तो उसको बोलो जितना ज्यादा हो सके पानी पीओ। जल की कमी की वजह से अगर हाइपरनेट्रीमिया हो रखा है, मतलब भाई उल्टी दस्त हो गए एकदम पतले पतले, तो पानी ज्यादा निकल गया और नमक कम निकल पाया, तो उसकी वजह से उसको बोलो कि जितना हो सके, क्योंकि नमक को क्या चाहिए, बैलेंस बनाने के लिए पानी की जरूरत है, तो वो क्या होगा, ज्यादा पानी पिएगा। ज्यादा पानी पिएगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बढ़ेगा तो सोडियम यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएगा। रोगी को क्या कहा जाता है, अधिक से अधिक पानी पीवो। आईवी मार्ग द्वारा, जहां उसमें हम हाइपर यूज कर रहे थे, यहाँ हम हाइपोटोनिक घोल देंगे। समझ में आ रहा है, हाइपोटोनिक घोल क्या किया जाएगा, इस पर्सन को पिलाया जाएगा, देन दिया जाएगा। देन हाइपरनेट्रीमिया का कारण यदि फीवर हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, तो इनका उपयुक्त उपचार करना चाहिए। और यदि किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है जिसके कारण सोडियम का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या देनी है, डायूरेटिक देनी है। और ये डायूरेटिक ऐसी होती है जो सोडियम को अपने साथ बांध के बाहर लेके जाती है। समझ में आ रहा है, मैंने बताया ना लैसिक्स डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। ये क्या करती है, ऐसी
डाययूरेटिक होती है जो सिर्फ सोडियम को अपने साथ बांधेगी और बाहर ले जाएगी यूरिन के साथ में। समझ में आ रहा है? नमक से बनी चीजें कम खानी है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, हाइपोटोनिक घोल पीने हैं, लेने हैं उसको, फीवर वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट उपचार करना है, और अगर किडनी से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको क्या देना है, डाययूरेटिक देने हैं, और वो डाययूरेटिक दो जो सोडियम को अपने साथ बांधे और बाहर ले जाए घसीट के। ये सारे क्या हो गए, इन दोनों के मैनेजमेंट। यहाँ इनके दोनों के लक्षण का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे। समझ में आ रहा है कि भाई कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं दोनों में। पहली सिचुएशन क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, दूसरी है हाइपर। भाई कारण भी दोनों के पढ़ लिए, डेफिनेशन भी दोनों की पढ़ ली, मैनेजमेंट भी दोनों का पढ़ लिया। यहाँ दोनों के लक्षण का हम लोग क्या करते हैं, अंतर देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से लक्षण आते हैं, क्लिनिकल लक्षण। हाइपो वाले में नोजिया वॉमिटिंग होगी, मतलब उसका जी मिचलाएगा और वॉमिटिंग होगी। फैटिग, उसको आलसीपन रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, वो कोई भी चीज समझ नहीं सकता है, हर टाइम पे वो क्या रहता है, कंफ्यूज, उलझा हुआ रहता है। ट्रेमर्स आएंगे उसको, ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है, वो मिर्गी के दौरे से आने लग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं। हेडेक होगा उसको, और उसकी मसल्स क्या होंगी, खींच जाएंगी, अकड़ी हुई रहेगी ना उसकी बॉडी एनी टाइम। ये किसकी वजह से होता है, हाइपो, क्योंकि सोडियम सही बैलेंस में बना रहेगा तो वो क्या करेगा, मसल्स को सही ढंग से काम करवाएगा। बट अगर कमी आ गई, कमी आई तो उसकी वजह से उसकी मसल्स क्या जाएंगी, खींच जाएंगी। नॉर्मल बना हुआ रहना चाहिए, नॉर्मल बनेगा तो आराम से मसल्स काम करेंगी। अगर कमी हुई तो मसल्स है वो खींच जाएंगी ज्यादा, और अगर ज्यादा हो गया सोडियम तो मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी। फिर समझ में आ रहा है, एकदम से ढीली पड़ जाती है। हाइपर में क्या, बंदे को क्या आएगा, नोजिया वॉमिटिंग होंगे, आलसीपन रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, ट्रेमर्स आएंगे, हेडेक होगा, और मसल्स क्या हो जाएंगी, खींच जाएंगे। ट्विचिंग का मतलब होता है ना खींच जाना। ये सारी चीजें उसको क्या होते हैं, हाइपोनेट्रीमिया में आते हैं। अगर हाइपर की बात करें, सोडियम क्या हो गया, यहाँ सोडियम है वो 135 से कम है, और यहाँ सोडियम 145 से ज्यादा है। यहाँ वेट गेन होगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, कंफ्यूज्ड वो यहाँ पे भी रहेगा, उसकी बॉडी में क्या बन जाएगी, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। हाइपर टेंशन, सोडियम का लेवल है बढ़ा हुआ, तो नमक का तो काम ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, रक्तदाब बढ़ा देना। और मसल्स वीकनेस, जहां मसल्स खींच रही थी, खींचातान हो रहा था, यहाँ पे मसल्स क्या हो गई है, वीक हो गई है। ये सारा क्या हो गया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। इज दैट क्लियर कि दोनों में डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो, कि हाइपर के अंदर तो क्या क्या सिचुएशन आती है, और हाइपो में क्या, कमी हो गई सोडियम की तो ये प्रॉब्लम आएंगी, और अगर अति हो गई तो ये प्रॉब्लम। दोनों एक जैसी सी होती है, बट थोड़ा बहुत फर्क होता है। कहीं पे मसल्स है वो ज्यादा खींचेंगी, कहीं पे मसल्स कम हो जाएंगी, कंफ्यूजन दोनों में होता है। इडिमा उसके अंदर बन जाएगा, और हाइपरटेंशन, और यहाँ हाइपोटेंशन रहेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ रक्तदाब कम रहेगा और यहाँ पे रक्तदाब ज्यादा रहेगा। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए, दोनों में डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट, अगर हमारे किसके बारे में, नेक्स्ट जो दूसरा नंबर का इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में बात करें तो वो क्या आता है, कैल्शियम। आपको पता हो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना था, 9 से 11 mg/dl। भाई कैल्शियम का नॉर्मल लेवल इतना ही तो था, 9 से 11 mg/dl। अब यहाँ पे वही दो सिचुएशन इसकी है, हाइपो और हाइपर। यहाँ पहले हम हाइपो पढ़ेंगे। तो हाइपो में क्या होता है, अगर इसका स्तर सामान्य से कम हो जाए, 9 से कम हो जाए, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया। क्या, अगर सामान्य सीरम कैल्शियम लेवल 9 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। कारण क्या होगा, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ अगर वो कम मात्रा में, दूध वगैरह या दूध से बनी हुई चीजें वगैरह अगर वो ये कम ले रहा है, बनाना वगैरह, जैसे ऐसे बोलते हैं ना फल फ्रूट्स वगैरह जिसमें
ये अखरोट बादाम ये सारी चीजें होती हैं। अगर वो ये बंदा कम ले रहा है खाने में तो इसकी वजह से भी क्या होगी, कैल्शियम में कमी आ जाएगी। दूसरा विटामिन डी, भाई जब तक बंदा विटामिन डी नहीं लेगा कैल्शियम भले ही वो कितना ही ले ले हमारी बॉडी में काम नहीं आएगा। वो कैल्शियम को अच्छे से काम करवाने के लिए किसकी सहायता चाहिए, विटामिन डी की। समझ में आ रहा है। तो अब उसने दूध तो अनाप शनाप पी लिया, बट अगर धूप के कांटेक्ट में नहीं गया, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं गया तो उस बंदे का दूध खराब हो गया, वो कैल्शियम उसके शरीर में रह गई। तो शरीर के अंदर कैल्शियम का अवशोषण करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की। आपको याद हो तो आप हॉस्पिटल से मेडिकल से जब भी कैल्शियम की टेबलेट लाते हो उनके साथ में विटामिन डी भी लिखा रहता है। समझ में आया। अकेला कैल्शियम नहीं, उसके साथ में विटामिन डी भी आता है, तभी वो हमारे शरीर में काम करेगा। दीर्घकालीन मतलब अगर उसको माल न्यूट्रिशन है, अरे खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है काफी टाइम से, क्रॉन्स डिजीज ये इंटेस्टाइन की आंत की बीमारी होती है जिनकी वजह से भी क्या होता है बंदे को हाइपोकैल्सीमिया वगैरह, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर पेंक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम हो गई हो, उसके संक्रमण आ गया हो, अगर सीरम फॉस्फेट लेवल, देखो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ही बोन को बनाने का काम करती है, बट दोनों हमेशा उल्टे होते हैं एक दूसरे के। जिस टाइम पे कैल्शियम बढ़ा हुआ रहेगा उस टाइम, जब कैल्शियम क्या होता है कम होता है उस टाइम पे फॉस्फेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जहां कैल्शियम ज्यादा वहां फॉस्फेट कम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, बट दोनों ही क्या करते हैं, बोन को बनाने का काम करते हैं। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम दोनों ही करते हैं, बट जो आपकी बॉडी की बोन, आपके टीथ, नेल्स इनको बनाते हैं वो दोनों बनाते हैं, बट दोनों एक जैसे नहीं रहते। ना तो दोनों बढ़े हुए ना दोनों कम, दोनों हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। अगर एक बढ़ा हुआ रहेगा तो एक में कमी। समझ में आ रहा है। अरे अगर एक में कमी तो दूसरा बढ़ा। अगर फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो तो भी ये क्या करेगा, कैल्शियम को कम कर देगा। बता दिया ना, ऑपोजिट है। अगर हाइपर प्रोटीनीमिया, मान लो ब्लड के अंदर प्रोटीन की क्या हो, अधिकता हो, अगर सिंड्रोम हो गया हो, कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसा हार्मोन होता है एडीएच जो क्या करता है, ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ज्यादा बनेगा तो शरीर में पानी ज्यादा बढ़ता हुआ रहेगा। तीसरी लास्ट कंडीशन क्या आती है, रीनल फेल्योर। अरे ये ऐसे कारण हैं जो खाने पीने से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म, अगर पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई है तो ये क्या करवा सकती है, हाइपो भी करवा सकती है और हाइपर भी करवा सकती है। कैल्शियम का लेवल कम भी करवा सकती है और कैल्शियम का लेवल बढ़ा भी सकती है। समझ में आया आप लोगों को। पाचन क्रिया से, क्योंकि खाने पीने की चीजों में हमें कैल्शियम क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो खा पी तो खूब रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो दोनों कंडीशन ही पाचन से रिलेटेड हो गई। और वो क्या करती है, या तो लेवल कम कर देगी या लेवल बढ़ा देगी। तो ये सारे क्या हो गए, कारण हो गए किसके, हाइपोकैल्सीमिया के। अगर इसके क्लिनिकल लक्षण की बात की जाए, समझ में आ रहा है, किसके, हाइपोकैल्सीमिया के, किसके लक्षण की बात की जाए, ये क्या है, हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण है। तो क्या होता है, टीटेनी। टीटेनी का मतलब होता है शरीर में क्या हो जाना, जकड़न। शरीर में जकड़न हो गई। समझ में आया, जकड़ गया एकदम से शरीर, उसको बोलते हैं टीटेनी। क्योंकि ये मसल्स को जो कैल्शियम होता है ये इनको एकदम से रिलैक्स वगैरह करवाने का काम करता है, मसल्स को बैलेंस बना के रखता है। आपकी मांसपेशियां होती है ना, उनमें क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। तो अगर ये कमी में हो गया तो भी शरीर में क्या आ जाएगी, जकड़न आएगी। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। हाथ पैरों में क्या आ जाती है, सुनपन आ जाती है हाथ पैरों के अंदर। नंबनेस का मतलब होता है टिंगलिंग, और नंबनेस का मतलब होता है सुन, और टिंगलिंग का मतलब होता है झंझनाहट। झंझनाहट
क्योंकि मसल्स तो है। अरे आपने देखा होगा, अगर आप एक पैर पे दूसरा पैर रख के आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, फिर उठते हो तो आपके जो पैर नीचे दबा हुआ था उस पैर को जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आओगे तो ऐसे लग रहा ना है कुछ अंदर दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं झंझनाहट। वो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है, ऐसे बोलते हैं भाई मेरा तो पैर सो गया है। वो सोवा क्या है, नंबनेश हो गई है। समझ में आ रहा है आप लोगों ने? क्योंकि एक दूसरे पैर को दबा के आपने वहां के एरिया की सप्लाई बंद कर दी थी। अब सप्लाई बंद करेगी तो नुकसान भुगतना तो पड़ेगा ही आपको वो चीजें। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होती है, हाथ पैरों में सुनपन आ जाती है। पैरास्थेशिया, अरे मसल्स के अंदर क्या होता है, ऐसे लग रहा है कि कोई एरिया क्या हो गया एकदम से, आधी बॉडी या मतलब पैरालाइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। रे ऐसे बोलते हैं ना लकवा, लकवा नहीं है बट एक लकवे के जैसा टाइप होता है जिसमें क्या होता है शरीर सुनना हो जाता है। लैरिंग्स, जैसे आपने जो वॉइस बॉक्स है जिससे हम बोल रहे हैं उसके अंदर क्या आ गया, एंठन हो गई है, जकड़न हो गई है, दस्त ज्यादा होने लग जाते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ऐसे बोल रहे ना भाई, जब दस्त लगता है ऐसे बोल रहे भाई मरोड़े आ रहे हैं मेरे तो पेट में, उनको बोलते हैं क्रैम्प्स। दर्दनाक मरोड़े उनको बोलते हैं क्रैम्प्स। समझ में आ रहा है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो जीआईटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आंत वगैरह, उनके अंदर क्या बन जाते हैं, मूवमेंट ज्यादा होने लग जाते हैं, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बोन को बनाने वाला कैल्शियम नहीं है। भाई बोन को कौन बना के रखता है, कैल्शियम तो बनाता है। अब कैल्शियम नहीं है तो बोन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और उनमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, एक होता है ट्राउजियस साइन और एक होता है चेस्टक साइन। किसकी वजह से हो रहे हैं ये, टिटेनी की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। दोनों साइन हमेशा पॉजिटिव आते हैं तो इंडिकेट करते हैं कैल्शियम की कमी आ गई। कैसे, ट्राउजियस साइन का मतलब होता है जब हम अपनी आर्म पे क्या करते हैं, ब्लड वेसल चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, वो कफ लगाते हैं ना भाई, बीपी चेक करते हैं तो वो कफ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो जब वो कफ लगाएंगे तो वहां आप अपने हाथों में यहाँ देखोगे कि उन हाथों के अंदर क्या मिलेंगे आपको, एबनॉर्मल मूवमेंट सेंसेशन, वैसे बोला टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह आने लग जाते हैं। भाई आपने यहाँ पे प्रेशर के साथ में कोई चीज बांध दी तो आपकी अंगुलियां क्या करेंगी, एबनॉर्मल संकुचन पैदा करेंगी, हाथों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है। उसी को आप क्या बोलते हो, मस्कुलर स्पाज्म और ट्राउजियस साइन। अरे जब हाथ पे आपने कोई भी चीज, अच्छा आपने कोई बेल्ट बांध दिया, 2-3 मिनट बाद में देखना आपकी अंगुलियां अपने आप क्या करने लग जाती है, संकुचन करने लग जाती है। उसी को बोलते हैं ट्राउजियस साइन। दूसरा होता है चेवोस्टेक साइन। समझ में आ रहा है? चेवोस्टेक साइन का मतलब क्या होता है, जब जबड़े के कोने से फेशियल नर्व को टैपिंग किया जाता है। अरे ये आपका पूरा चेहरा है, अगर यहाँ आपने एक अंगुली से या पेन से ऐसे कर दिया तो उस इंसान का जो एक्सप्रेशन आएंगे ना चेहरे की, वो ऐसे होंगे, मतलब ये ऐसे उसके अंदर मूवमेंट, उसको इतना ज्यादा दर्द महसूस होगा कि उसके चेहरे का इसकी मतलब जो शक्ल है वो पूरी की पूरी बदल जाती है। जो हंसता खेलता मतलब नॉर्मल चेहरा था, आपने भूल से यहाँ टैप कर दिया, चाहे अंगुली से किया चाहे पेन से किया, अब वो किया तो उस इंसान के चेहरे की शक्ल ही बिगड़ गई, इतना ज्यादा उसको सीवियर पेन होता है। टैपिंग किया तो उसकी और फेशियल मसल्स में भी क्या आ जाएंगे, संकुचन देखने को मिलेंगे, ऐसे ये वाली सिचुएशन आ जाती है उसकी। तो ये दोनों क्या होते हैं, कैल्शियम की कमी से देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? जिस इंसान के शरीर में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसमें ये जकड़न, एंठन, कैल्शियम के ये सारे लक्षण होते हैं। जकड़न होना, एंठन होना, दर्द होना, घुटनों में पैरों में जो भी है दर्द वर्द, जितने भी सिचुएशन होते हैं सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से। इज दैट क्लियर? ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। यहाँ अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं उसको, भाई ट्रीटमेंट में हम लोग उसको क्या देंगे, कैल्शियम। क्या देते हैं हम उसको ट्रीटमेंट में, कैल्शियम देंगे, कैल्शियम उसको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस कैल्शियम के अंदर क्या होते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
समझ में आ रहा है, मतलब कुछ टैबलेट होती है रे ये किसकी, कैल्शियम की। अब अगर हमने उसको जो कैल्शियम दिया है, उस कैल्शियम के साथ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपने दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में आप उसको वो चीजें बोलो जिसके अंदर क्या हो, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। अब भाई जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे उसको बोलो दूध ज्यादा लो आप। जब वो दूध ज्यादा लेगा, उस दूध के साथ में उसको ये भी कहो कि आप क्या करके आओ, धूप का सेवन करके आओ। अगर वो धूप का सेवन करता है तो उस इंसान के अंदर क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देन उसको कहो कि आप वो चीजें खाओ जिसके अंदर क्या हो, कैल्शियम भरपूर मात्रा के अंदर हो। समझ में आई। तो कैल्शियम के अंदर एक तो हम कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं और एक कैल्शियम ग्लूकोनेट है। समझ में आ रहा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये तो कैल्शियम की टेबलेट देते हैं। बाकी उसके खान पान से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन या बैलेंस करके रख सकते हैं। इज दैट क्लियर। ये सारे किसके अंदर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कब, जब कैल्शियम की क्या हो, कमी हो। जब कमी हो गई तो हम उसको कहेंगे कि आप वो चीजें खाओ जिनमें कैल्शियम क्या हो, ज्यादा। समझ में आ रहा है, वो खाद्य पदार्थ लेने हैं उसको जिनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम है वो ज्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया ये। और कैल्शियम थेरेपी में हम लोग उसको वो चीजें दे देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो खाद्य पदार्थों में देखा जाए तो पहले तो दूध ही होता है और दूध से बनी हुई चीजें। अब दूध से बनी हुई चीजें मैंने बता दिया ना, दही, छाछ, बटर और चीज, पनीर वगैरह जिसको आप बोलते हो। समझ में आ रहा है, क्रीम वगैरह दूध से ही तो बनाए जाते हैं। तो ये चीजें उनको क्या कहा जाता है कि आप इनको ज्यादा काम में लो, ज्यादा खाने में शामिल करो ताकि आपको बैलेंस है वो बन जाए। यहाँ इसके बाद बात करने के नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कंडीशन लेके आते हैं, पढ़ा था हमने क्या, हाइपोकैल्सीमिया। दूसरी सिचुएशन क्या आ गई हमारी यहाँ पे अब, हाइपर कैल्सीमिया। क्या आ गई, हाइपर कैल्सीमिया। अच्छा, ये हाइपर कैल्सीमिया के अंदर क्या होती है, ये वो स्थिति होती है जब कैल्शियम का स्तर 11 mg/dl से ज्यादा हो जाए। अब 11 mg/dl से ज्यादा हुआ तो कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ा, वहां कैल्शियम का लेवल कम था तो फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ था। यहाँ कैल्शियम का लेवल ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरी आपको सिचुएशन मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा आपको हाइपोफॉस्फेटीमिया, मतलब फॉस्फेट का लेवल आपको कम मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्या मिलेगा, फॉस्फेट का लेवल कम मिलेगा। किसमें, जिसमें कैल्शियम का लेवल क्या हो, ज्यादा, वहां फॉस्फेट का लेवल क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहला कारण क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ने क्या कर दिया, अपने हार्मोन ज्यादा बना दिए, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं पीटीएच, अगर वो ज्यादा बनेगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया है, अतिक्रियाशील हो गया है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। ये क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। समझ में आ रहा है, कौन, पीटीएच, एक हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाती है, ये कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। दूसरा, अगर हमने कैल्शियम मुंह के द्वारा और कैल्शियम और विटामिन डी है वो अधिक सेवन कर लिए, वहां पे तो हो नहीं रहे थे सेवन, इसलिए कमी आई थी, यहाँ सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो इसमें क्या आ गई, अधिकता आ गई। अगर हमने डाययूरेटिक यूज कर लिए, ऐसे डाययूरेटिक यूज कर लिए जो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम को बाहर नहीं ले जा रहे हैं, अंदर ही रोक के रख रहे हैं, फॉस्फेट को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो सिचुएशन, मतलब ये वो डाययूरेटिक होती है जो क्या करती है, कैल्शियम को अपने साथ नहीं बांधती। समझ में आया। दूसरी, मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर मान लो हड्डियों का, लंग्स का, प्रोस्टेट का, ब्रेस्ट का आदि का कोई कैंसर हो गया है तो भी क्या होता है,
कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। अगर हड्डियों का इनमें से किसी का भी कैंसर हो जाता है तो वो कैंसर क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। अगर कोई भी इंसान मोटा हो और वो घूमता फिरता नहीं है, अरे जो मुनीम जी टाइप के इंसान होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि वो घूमते फिरते तो है नहीं, घूमते फिरते हैं नहीं, तो हड्डियों के पास नहीं पहुंच पाएगा। अगर बंदे को क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है और बहुत सारे एक साथ बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए, तो फ्रैक्चर होंगे तो कैल्शियम टूटेगा और टूटेगा तो वो ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ये सारे ऐसे कारण हैं। हार्मोन क्या करता है, पीटीएच कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। हमने खाने में ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी ले ली, ऐसी डायरेटिक ले ली जो कैल्शियम को बाहर नहीं भेज रही है। मैं लेकिन ऐसे कोई भी ट्यूमर हो गया, कोई भी कैंसर हो गया है, जो क्या करता है, कैंसर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगर इंसान काफी लंबे टाइम से क्या रिलैक्स घूमता फिरता नहीं है, सोया हुआ है, मतलब कोई भी हो, इमोबाइल सिचुएशन के अंदर हो, मोटे लोगों से कम चला जाता है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो गया हो, और अगर बहुत सारे फ्रैक्चर एक साथ हो गए हो, तो ये सारी चीजें मिलके क्या करती है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाती हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें एक साथ मिलके क्या करेंगी, कैल्शियम का लेवल बढ़ाएंगी। अभी ये जो कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, उसके क्लिनिकल लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं भाई? जहां मांसपेशियां क्या हो रही थी, ज्यादा एंठन हो रहा था उनके अंदर, अब यहाँ पे वीक हो गई है, इंसान घूमता फिरता है नहीं, तो आलसी तो हो गई, कंफ्यूज रहता है, एकाग्रता की इसमें कमी आती है, कंसंट्रेशन नहीं बना पाता रे, एकाग्र नहीं है वो, जी मिसलाता है, उल्टियां होती है, कब्जी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मूवमेंट है, वो आंत के वो बंद हो जाते हैं, भूख है वो कम हो जाती है, यूरिन है वो ज्यादा बाहर निकलेगा, बार बार उसको प्यास लगेगी, उसकी हड्डियों में दर्द रहेगा और फ्रैक्चर की भी संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सारे इसके क्या होते हैं, क्लिनिकल लक्षण। क्या? मांसपेशियां भी कमजोर, सुस्ती आ जाएगी, उसको कंफ्यूज रहेगा, एकाग्रता में भी कमी रहेगी, नोजिया वोमिटिंग हो जाएंगी, कॉन्स्टिप कब्जी रहेगी, उसको भूख कम लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन पास आउट ज्यादा होता है, दर्द होता है हड्डियों के अंदर। ये सारे इसके क्या हो गए, क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए, किसके, हाइपरकैल्सीमिया के। यहाँ लास्ट हम क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहले तो लेवल को चेक करते हैं कि कैल्शियम का लेवल कितना है, देन उसके बाद में हम उसको दवाई देंगे। अब यहाँ तो कम ज्यादा ही मिल रहा है, कैल्सिटोनिन दे दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन दे दी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दी, ट्यूमर हो रखा है तो ट्यूमर को कम करने वाली दवाइयाँ दे दी, और बायोफॉस्फेनेट। ये सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो क्या करती है, कैल्शियम का लेवल कम करती है। कैल्शियम लेवल क्या करेगी, कम करेंगी ये सारी दवाइयाँ। समझ में आया? कैल्सिटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक और बायोफॉस्फेनेट, ये ऐसी दवाइयाँ हैं सारी, ध्यान से देख लेना कि कैल्शियम के लेवल को वो क्या करती हैं, कम करती हैं। तो कैल्शियम के स्तर को कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी है, ये सारी। ये क्या पढ़ लिया हमने, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। अरे मतलब एक तो हमने पढ़ा सोडियम की कमी, एक पढ़ी सोडियम की अधिकता, दूसरा पढ़ा हमने कैल्शियम की कमी और कैल्शियम की अधिकता, दोनों में कैसे कैसे लक्षण आते हैं और इन लक्षणों को हम लोग कैसे उपचार करते हैं, वो सारा हमने किसके अंदर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या कमी और अधिकता वाला इलेक्ट्रोलाइट है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।